सदाबहार जंगल में चंपा चिड़िया अपने 2 बच्चों राधा और गौरी के साथ रहती थी। उसके घर में हमेशा भूख रहती थी। ठंडी का मौसम चल रहा था, पर उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मम्मा, सभी लोग खेती करते हैं, सबके घर में दाना होता है, पर हम तो हर बार भूखे सोते हैं। मेरे बच्चों, चिंता मत करो, आपकी मम्मा भी आपके लिए जरूर लेकर आएगी। मम्मा, आप हर बार ऐसे बोलते हो, मगर इस बार मैं खेती करूँगा। मैं बता रहा हूँ, अपने घर से भूख को निकालूंगा। चंपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जो काम वो अब तक ना कर सकी, उसके बच्चे वो सब करना चाहते हैं। चंपा का बेटा गौरी बहुत ही ज्यादा काम करने वाला मेहनती पक्षी था। वो सीधा उल्लू बाबा के पास जाता है। उल्लू अंकल, आप मुझे बताइए, मैं कुछ उगाना चाहता हूँ। मेरे घर के पेड़ के पास खाली जमीन है, मेरी मम्मा उस पर खेती नहीं कर पाई थी। अरे बेटा, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी माँ उस पर खेती क्यों नहीं कर पाई थी? उल्लू अंकल, वो मेरी माँ जब खेती करती थी तब पेड़ की खाखर में एक सांप रहता था और वो सांप बीज बाहर निकाल कर फेंक देता था। और अब वो नाग कहाँ है? वो सांप अब चला गया है, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे उसको छोड़ गए थे। अकेले में मर गया वो। तभी ज्ञानी उल्लू बाबा ने उस छोटे से गौरी को कुछ बीज दिए। ये लो बेटा, इन बीजों को जाकर अपनी उस जमीन में डाल देना, अच्छे से खुदाई करके, मिट्टी नरम करके। गौरी सीधा अपने घर आता है और उसने सब कुछ अपनी मम्मा को सच सच बताया। मेरे बेटे गौरी, मैं तुमको हर तरह से मदद करूंगी, पर याद रखना मेरे बच्चे, ये खेती हमारे नसीब में नहीं है। माँ, मेहनत से अपना नसीब बनाना पड़ता है, अपनी किस्मत खोलनी पड़ती है। ना जाने बेटा, उल्लू बाबा ने तुमको कैसे बीज दिए हैं, ये भी तो मालूम करना होगा ना। चंपा चिड़िया उन बीजों को लेकर अपने पड़ोसी कौवों के पास जाती है। कौवे भैया, मैं जानती हूँ आप ज्ञानी है बहुत ज्यादा, आपको बीजों का इल्म है। देखिए, ये बीज किस चीज के हैं? कल्याण कौवा हंसने लग जाता है। हो, अरे पागल, तुमको ये बीज किसने दे दिए? इन बीजों को कभी भी मत उगाना, एकदम फजूल फसल होती है। पति जी, एक बार आपके मामा जी ने उगाए थे, मुझे अच्छे से याद है, बिल्कुल बेकार फसल हुई थी। हाँ, बिल्कुल। चंपा बहन, तुम बहुत गरीब हो, इस पर मेहनत बिल्कुल मत करना, इन बीजों को तुम बाहर फेंक दो। चंपा का मन उदास हो गया और उसने अपनी फसल में काम करते हुए अपने बेटे गौरी को कहा, मेरे बच्चे, मेरी बात मान जाओ, मैं कह रही हूँ ना, ये बीज अच्छे नहीं है। उल्लू बाबा ने तुमको धोखा दिया है। अरे मम्मा, उल्लू बाबा धोखा नहीं देते, उल्लू बाबा बहुत अच्छे हैं, आप मेरा विश्वास करो। चंपा निराश हो गई, मगर छोटा गौरी अपनी बात पर डटा रहा। उसने अकेले पूरे खेत में काम किया, मिट्टी को नरम किया, अपनी चोंच से पानी भर भर कर डालता रहा और बीजों को जमीन में दबा दिया। रात में राधा बहुत परेशान बैठी थी। मम्मा, गौरी भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्या उनको उनकी मेहनत का सिला मिलेगा? हाँ मेरी बच्ची, मेहनत का सिला जरूर मिलता है, मगर कवि भैया ने तो मुझे डरा दिया है, ना जाने ये बीज कैसे होंगे। वहाँ से गौरी भी अपने घर में आया। माँ, आप चिंता क्यों कर रही हो? मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, मुझे मेरी मेहनत का सिला जरूर मिलेगा। कौवा और कवि पेड़ पर बैठकर सब देख रहे थे। पति जी, ये बताओ, ये फसल के बीज सब ठीक था या नहीं? वैसे सच बताओ तो मुझे ज्ञान नहीं इन बीजों का। अगर ये बीज ज्यादा कीमती हो जाते तो फिर चिड़िया हमसे अमीर बन जाती, इसलिए मैंने मना कर दिया, मगर इसके बेटे ने जिद करके फिर भी उगा दिया। देखते हैं क्या बनता है। पति जी, अगर ये बीज अच्छे हुए तो हम कहाँ जाएंगे? ये चिड़िया हमसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। मैं रोज फसल को देखूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि कहीं ये फसल ज्यादा अच्छी तो नहीं हो रही। वो बीज तो कोई साधारण बीज थे, एक ही रात में वो बीज इतने बड़े पौधे बन गए कि उन पर सोने के धनिया बन गए। अगली सुबह में जब चंपा चिड़िया अपने घर से बाहर निकली, गौरी, गौरी बेटा उठ जाओ, आपकी मेहनत रंग लाई है, मेरी आंखें कुछ और देख रही हैं। जब गौरी बाहर आया, वो भी देखकर हैरान हो गया। मम्मा,
मैं कहता था ना, उल्लू बाबा झूठ नहीं बोलते, ये बीज सच में साधारण बीज थे। पर मेरा बेटा, वो कौवे तो मुझे कुछ अलग बता रहे थे। तभी कौवा और कौवी भी बाहर निकल कर देखते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पति जी, सामने तो देखो, कुछ सोने का चमक रहा है। इसका पत्ता तो मुझे धनिया की तरह लगता है। हाँ, मैंने भी एक बार मंडी में धनिया देखा था। देखो देखो, ये चिड़िया तो हमसे अमीर हो गई। अब मैं इस चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं। कौवा नाग के पास जाता है और नाग को कहता है, नाग जी, आपको याद होगा ना, आप एक पेड़ के नीचे रहते थे और अब वो पेड़ वाले समझते हैं कि आप मर गए हो। मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। और पता है, आपकी जमीन पर उन्होंने धनिया उगा दिया। वो सोने का धनिया है। आपको सोने से प्यार है ना, आप जाकर अपना सोने का हिस्सा लें। नाग को तो वैसे ही सोना बहुत पसंद होता है। नाग रेंगते हुए सीधा उस खेती में जाता है। हट जाओ चिड़िया, अपने बच्चों को हटा लो, ये खेती मेरी है। नहीं, ये खेती आपकी नहीं है नाग जी, आप तो मर गए थे, आप वापस क्यों आए? मैं जिंदा हूँ और ये खेती मेरी है। नहीं नाग, खबरदार, वापस चले जाओ। याद रखना, ये मेरे छोटे से बच्चे की मेहनत है और तुम एक माँ से मुकाबला कर रही हो। पीछे हट जाओ, नहीं तो अपनी तेज चोंच से अभी तुमको मार दूंगी। चंपा पंख फैलाए अपने खेत और अपने बच्चों की मेहनत को बचाने के लिए खड़ी हुई थी। तभी कौवा और कवि खूब डर जाते हैं। पति जी, इसने तो किसी राक्षस का रूप धार लिया, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। कौवे चुप करके वहाँ से भाग जाती है। जब नाग ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। मुझसे गलती हो गई, मैं जा रहा हूँ चिड़िया, माफी चाहता हूँ। मैं तो बस खेती देखने के बहाने आया था, मैं जा रहा हूँ। नाग भी पीछे की ओर रेंगते हुए वापस चला जाता है। गौरी का खेत बहुत मशहूर हो गया था। उन्होंने सोना सोनार की ओर बेचकर अपने घर की भूख मिटाई, अपने घर को पक्का किया और अपनी किस्मत में राज किया। आज कवि अपने बेटे के साथ मायके से वापस आ रही थी। कवि के पास भी एक गठड़ी थी और उसके बेटे के पास एक गठड़ी थी। वो माँ बेटा तेजी से उड़ते हुए अपने घर आ रहे थे। रास्ते में उनको बुलबुल रोक लेती है। अरे कवि बहन, जाते हुए तो आपके पास एक गठड़ी थी, अब ये दूसरी गठड़ी कैसे आ गई आपके पास? चलनी गंदी मोटी बुलबुल, तू तो मेरी हर चीज पर नजर रख कर बैठी है। गंदी आंखें मेरे ऊपर ना जमाया कर। मम्मा मम्मा, बताने में क्या चाहता है? बुलबुल आंटी, इस पे हमारे पास धनिया है। गौरी कवि जोर से बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारती है। अरे एक तो जंगल वाले तंग करते हैं, ऊपर से तुम भी, अब तुम भी मेरे नहीं रहे। जंगल वालों के इशारों पर नाचते हो तुम। गुस्से में कवि अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। बुलबुल कवि के शब्द सुनकर निराश हो गई थी और वो रोते हुए चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, मैंने सिर्फ इतना ही बोला था और ऊपर से उसने बेटे को भी थप्पड़ मार दिया, मुझे भी बातें सुना दी। बुलबुल बहन, आप भी कमाल करती हो। भला आज का कोई जमाना है किसी से कुछ पूछने का? जंगल में जो कुछ भी कर रहा है, हर किसी का अपना जीवन, आप बीच में टांग मत अड़ाया करो। हाँ चिड़िया, मानती हो तुमको भी मेरी ही गलती नजर आ रही होगी। बुलबुल चिड़िया पर भी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रात में चिड़िया की बेटी कुछ आसमान की तरफ देखकर सोच रही थी, मम्मा ये धनिया क्या होता होगा जिसकी बात छुपा के बुलबुल आरती कर रही थी? बेटा, धनिया मुझे मेरी नानो ने दिखाया था एक बार। कुछ हरे पत्ते होते हैं, उससे चटनी और रायता अच्छा बन जाता है। पर मम्मा, मैंने तो वो कभी भी नहीं देखा। क्या आप मेरे लिए कभी धनिया लेकर आओगी? बेटा, धनिया की खेती कोई कोई करता है, हर किसी के पास धनिया कहाँ होता है। पर बच्ची में धनिया की खेती करने का शौक बढ़ जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है, छोटी चिड़िया की बेटी सीधा कौवों के घर जाती है। रविया आंटी, मैंने सुना आपके घर में धनिया है। हाँ हाँ, बता दिया होगा उस मोटी बुलबुल ने। बताओ, क्या तुमको वो धनिया चाहिए? हाँ आंटी, मुझे वो धनिया चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ। मम्मा ने बताया कि मम्मा की नाना ने धनिया दिखाया था उनको। चलो, अगर तुमको धनिया ही देखना है तो फिर जाओ, मेरी पुरानी वाली रसोई में ढेरों ढेर धनिया रखा है। छोटी तो मान जाती है। वो जैसे ही कवि की
पुरानी रसोई में जाती है। वहाँ पर तो ढेर सारे चूहे थे। अरे ये क्या, ये तो इतने सारे चूहे, चूहे बचाओ बचाओ। चूहे गुड़िया चूहे उस पर झपट जाते हैं। बेचारी बुरी तरह घायल हो जाती है। आपने अच्छा नहीं किया आंटी, मैं आपका अपनी मम्मा को जाकर बताऊंगी। चल चल, तेरी माँ से डरता कौन है। अरे एक थप्पड़ लगाऊंगी तेरी माँ को, न तू याद रहेगी न जंगल याद रहेगा। रोती हुई बेचारी अपने घर जाती है। मम्मा मैं ऐसी गई थी और मेरे साथ ये सब हो गया। मैंने आपको मना किया था ना, आप फिर क्यों गई? मम्मा मुझे धनिया देखना था। हाँ तो गलती आपकी है ना। चलो मैं अभी आपसे बात नहीं कर रही। हर जगह आप मुझे ही बेइज्जत करते रहती हो। अपनी बेटी को सबक देने के लिए माँ चिड़िया निराश हो जाती है। चिड़िया की बेटी घर से दूर कहीं नदी पर जाकर बैठ जाती है। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मगर मैं ही घायल हो गई और ऊपर से मेरे साथ ही बुरा हुआ। वो ऐसी बातें सोचकर अपने पंखों से छोटे छोटे पत्थर उठाकर नदी में फेंकना शुरू करती है। अभी उसने कुछ पत्थर ही फेंके थे, नदी में से एक बड़ा कछुआ निकल कर आता है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पत्थर से अभी मेरा बच्चा घायल हो गया, उसके सर में से खून बह रहा है। कौन? वो छोटी इधर उधर देखती है। मैं यहाँ हूँ, सामने देखो, मैं कछुआ दादा हूँ। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि नीचे आपका परिवार रहता है। चलो कोई बात नहीं बेटा, मेरा बच्चा तो ठीक हो जाएगा। आप बताओ इतनी खोई खोई क्यों लग रही हो? वो सारी बीती कहानी कछुआ दादा को बता देती है। अरे बेटा मैं तो पानी में रहता हूँ, मुझसे पूछो। अगर धनिया चाहिए, धनिया का बीज चाहिए, मैं अपनी बच्ची को सब दे दूंगा। कछुआ दादा काफी दयालु था। वो कुछ बीज उसको दे देता है। ये बीज है, जाकर इनको जमीन में दबा दो, वहाँ से तुम्हारे लिए हरा हरा धनिया निकलेगा। चिड़िया खुश हो जाती है और वो सीधा छोटे से खेत की तरफ जाती है। वहाँ पर बीज बोती है। चलो मेरे प्यारे धनिये, जल्दी से हो जाना, फिर हम आपका चटनी बनाकर मजा लेंगे। साथ में मम्मा ने कहा था रायता भी बनता है। वो अपने घर चली जाती है, मगर अपनी मम्मा को कुछ भी नहीं बताती। बेटा आप अभी तक कहाँ थी? तो कहीं नहीं मम्मा, मैं तो अपने दोस्त पिंटू के साथ खेल रही थी। जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं, वो एक दिन अपने उस खेत में जाती है तो वहाँ पर हरा भरा धनिया हो रहा था। अरे वाह, इतना सुंदर धनिया! मम्मा तो देखकर खुश हो जाएंगे, मगर इससे पहले मैं इस धनिये से कुछ बना लेती हूँ। वो छोटी बच्ची अपने छोटे छोटे पंखों से धनिया तोड़कर कुछ बनाने लगती है। बनाते बनाते वो सुंदर सा अपना धनिया वाला घर बना लेती है। उसमें घोंसले भी धनिये के बनाती है। ये तो सच में बहुत अच्छा है। इसका मतलब ऐसा घर तो किसी का नहीं होगा। मम्मा देखकर खुश हो जाएंगी। वो जल्दी से जाकर अपनी मम्मा को बुलाने जाती है। बेटा कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? मम्मा अपना सामान भी उठा ले, हम अब यहाँ से जा रहे हैं। दूर बैठी कवि ये सब सुन रही थी। हाँ, तुम्हारी बेटी ने कोई तुम्हारा जवाई ढूंढ लिया होगा। जाओ जाओ, बेटी के साथ जाओ। चिड़िया किसी तरह अपनी बेटी के साथ जाती है। वो कभी भी पीछे पीछे थी। अरे ये क्या, ये घर तो धनिया का बना है, इसके पास इतना सारा धनिया कैसे आया? जब वो नीचे मुँह करती है, वहाँ पर तो धनिया की सुंदर सी खेती भी थी। बेटा ये आपने कैसे किया? अम्मा ये सब तो बस मेरे से हो गया। फिर वो अपनी मम्मा को कछुआ दादा की पूरी कहानी सुनाती है। मेरा बच्चा, आपकी नकल तो सच में अच्छी थी, आखिर आपने कर ही दिखाया। हाँ मम्मा, मैं क्यों ना करती, मुझे बहुत बुरा लगता था। हमें कुछ भी चाहिए हो तो हमें वो कौवों के घर से मांगना पड़ता था। अब तो जो चाहूंगी मैं सब कर लूंगी। कछुआ दादा के पास हर मसले का हल होता है। ऐसे ही चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगाती है, क्योंकि आज उसकी बेटी ने वो सब कर दिखाया था
जो चिड़िया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ठंड इतनी थी कि सांस भी जम रही थी, पर जंगल के कोने से आई एक गर्म हवा ऐसे लग रहा था कि जैसे जंगल का कोई राज चल रहा हो। झील पूरी तरह जम गई थी, लेकिन उसके बीच से निकली पतली सी धुंध, और उस धुंध के अंदर कुछ जिंदा सा था। ये तो वही गर्माहट है, क्या फिर से हीटर आ गया? कालू जी कौन सी हवा चल रही है? बर्फ में खरम झोंका। जंगल में जब हवा बदलती है ना गौरी, समझो कोई राज जाग गया। मिठू जी, नीचे कुछ चमक रहा है। चमक नहीं, अरे देखो, लगता है कोई पुरानी दुआ सांस ले रही है। बरगद के सबसे ऊपर वाले घोंसले में चंपा ने आंखें खोली। सर्दी के बीच एक अजीब गर्म धड़कन चल रही थी। गुड़िया कुक्कू, बेटा कुछ महसूस कर रही हो क्या? ये हवा कुछ कहना चाहती है। मम्मा, घोंसले के नीचे से गर्म हवा आ रही है, जैसे कोई छुपा हुआ हो। माँ, अंगीठी छुपी हुई लगती है। बर्फ में अंगीठी कहाँ से आई? बच्चों, जंगल का राज हमेशा छुप कर रहता है, पर जब सर्दी अपनी हद पार कर जाए तो ये हीटर वगैरह सब आ जाती हैं। अम्मा, हीटर क्या होता है? मेरी बच्ची, ये एक पुरानी कहानी है। सर्दी का हीटर ऊपर वाला अपने पक्षियों को जिंदा रखने के लिए हीटर देता है। दूसरी तरफ अपने घर में बैठे वो काले कौवे हमेशा की तरह इस बार भी कुछ अलग सोच रहे थे। कालू जी, ये वही हीटर होगा ना जो काफी गर्म हवा देता है? हाँ, और देखो ना, हमने पिछली बार कितनी बड़ी गलती कर दी। हमने हीटर छुपाया नहीं। अगर हीटर छुपा कर रख देते तो आज हम सभी कितने मजे में होते। कालू जी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। हीटर की तो मेरी आदत बन जाएगी। हम हीटर इस बार अपने पास छुपा कर रख लेंगे। कालू कौवे ने अपनी शरारती आंखों से अपनी पत्नी को देखा। शाबाश, मुझे तुम्हारा ये योजना बहुत पसंद आई। ऐसे ही 2 दिन गुजरे। जंगल सिर्फ बर्फ से ढका हुआ था। जंगल का हर पक्षी सिर्फ और सिर्फ उस हीटर के इंतजार में था कि हीटर कब बाहर निकलेगा। वो सभी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कालू भैया, आप इस बार कुछ भी गलत मत सोचना। हीटर सच्चे दिल वाले पक्षियों के पास रहता है। चलनी गंदी छोटी चिड़िया, तू हमें सिखाएगी हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखो, अपने काम से काम रखो, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अम्मा, हमारा दिल तो बिल्कुल साफ है। हम किसी से नहीं लड़ते। हाँ मेरी बच्ची, किसी से लड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ मम्मा, और किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। मैं सभी पक्षियों को बताए दे रहा हूँ, इस बार भी हीटर उन्हीं लोगों के पास आएगा जिनके दिल सच्चे हैं। अपने दिल साफ कर लो, नहीं तो सर्दी में ठठुर कर मर जाओगे। और फिर ऐसा हुआ, रात के बीच के पहरे में ढेर सारी रोशनी पैदा हुई। मिठू जी, मुझे लगता है हीटर आ गया। गर्मी आएगी अब हमारे पास। सर्दी टूट गई। हरियाली, मन को अच्छा रखो, मन को साफ रखो। मैं भी यही चाहता हूँ, हमारे पास हीटर जरूर आए। अम्मा, मेरा दिल बहुत साफ है। मैं चाहती हूँ हीटर हमारे पास आए और हम जंगल के सभी पक्षियों को अपने साथ बैठाएंगे। गुड़िया की सोच जैसे बहुत पसंद आ गई हो। जादुई हीटर एकदम जमीन पर नीचे आकर गिरा। वो हीटर सीधा लुढ़कता लुढ़कता चिड़िया के घर के बाहर गया और आवाज लगाई। आओ चिड़िया, मैं हूँ जादुई हीटर। आओ, आ जाओ, गर्मी लो, सर्दी भगाओ। आओ चिड़िया, अपने मन के सच्चे बच्चों को भी लाओ। मम्मा, हमारे घर के बाहर हीटर आ गया। हाँ मम्मा, हीटर बोल रहा है। चलो मेरे बच्चों, ऊपर वाले को हम पसंद आ गए हैं। हम मन के सच्चे हैं। चिड़िया गई और वो हीटर लेकर अपने घर आई। मिनटों में उसके घर में गर्मी की लहर दौड़ गई। ऐसा लगता था कि जैसे अब यहाँ पर सर्दी कभी आई ही ना हो। देखा मेरे बच्चों, मन के जो सच्चे होते हैं उनको जरूर भगवान ऐसी अच्छी चीजें देते हैं। अम्मा, हमारा घर गर्म हो गया। अब हम जंगल के पक्षियों को लेकर आते हैं। छोटी बेटी जाकर दूसरे पक्षियों को बुलाने जाती है। तोते अंकल, हमारे घर में हीटर आ गया है। अरे वाह, चंपा बहन मन की सच्ची निकली। चलो चलो, हीटर की ओर चलते हैं। तोते का परिवार, कबूतर का परिवार और साथ में कौवा और कवि अपनी काली आंखों से सब कुछ देख रहे थे। कालू जी, हीटर तो अपने पास आया ही नहीं। वैसे गौरी, परेशान मत हो, मैं इस अपने गंदे मन के साथ हीटर चोरी कर लूंगा और हीटर हमेशा के लिए मेरी कैद में होगा। तुम्हारे पास कोई जादुई चिराग है? मेरे पास उससे भी बढ़कर बहुत कुछ है। मुझे कभी हल्के में मत लेना।
भालू जी, मन को सच्चा कर लो, नहीं तो सर्दी में ठठुर कर मर जाएंगे। मेरी सुंदर पत्नी, तू मेरा साथ दे, मैं तुम्हें ठठुर कर मरने नहीं दूंगा। और याद रखना, जंगल में मैं ही शक्तिशाली हूँ। जंगल के दूसरे पक्षी चंपा चिड़िया के घर में जाकर हीटर की गर्म हवा का आनंद ले रहे थे। तभी वहीं पर कौवा और कभी भी आ जाते हैं। चंपा बहन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हीटर की गर्म हवा मैं भी ले सकता हूँ? कभी भैया ध्यान से, ये हीटर सिर्फ और सिर्फ मन के सच्चे लोगों को गर्म हवा देता है। वैसे चिड़िया, ये बताओ तुम्हारा मन ज्यादा सच्चा है क्या? मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर सकती और ना ही गर्व कर सकती हूँ, बस इतनी उम्मीद थी कि हीटर मेरे पास आएगा और वो मेरे पास आया। पति जी, हीटर चुराओ और भागने की करो। कौवा आगे बढ़ता है। अभी उसने हीटर को पंख लगाया ही था कि तभी उस हीटर ने दोनों को घर से बाहर नीचे जमीन पर धड़ाम से फेंक दिया। हाय हाय, मैं मर गया। पत्नी जी, क्यों मुझे तुमने चोरी का इशारा दिया था? पति जी, ठंड, मेरी शरीर में ठंड कूद गई। उस रात जंगल में कोहरा भी पड़ रहा था। शदीद कोहरे में बर्फ उन पर जमती गई। जमते जमते बर्फ काफी ऊपर जम गई थी, हत्ता कि इतनी कि वो कौवे बर्फ में ही ढककर छुप गए थे। अरे चंपा बहन, वो नहीं दिख रहे, सारी बर्फ आ गई है उन पर, वो मर जाएंगे। तोते भैया, उनका अपना मन खराब है, जंगल ने फैसला लिया है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। पर मम्मा, हम जंगल को मना तो सकते हैं ना? वहाँ पर दो जीव जिंदगी को तरस रहे हैं। माँ चलो ना। आज जैसे गुड़िया की बातें पूरी हो रही हो। माँ चिड़िया और दूसरे पक्षी अपने साथ में कोई न कोई डंडा वगैरह लेकर गए। उन्होंने बर्फ खोदी और दोनों कौवों को बाहर निकाला। दोनों बेसुध और बेहोश पड़े हुए थे। वह उन्हें गर्म हीटर की हवा में लेकर आए। चंपा बहन, मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हाँ चंपा बहन और तोते भैया, कबूतर भैया, हमें माफ कर दो। अपना मन हम आज के बाद सच्चा रखेंगे। जंगल के दूसरे पक्षियों ने उन्हें माफ कर दिया। चंपा चिड़िया ने सबको खाने के लिए ढेर सारा गरम गेहूं दिया। ऐसे उन्होंने जंगल के फैसले पर एतबार करके अपनी दोस्ती को सामने रखकर उस हीटर का आनंद लिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपका धन्यवाद।